गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो थोड़ा सा मैं उसमें समझा दूं तुम्हें कि जो फिज़िक्स में होता है, फिज़िक्स में क्या होता है। फिज़िक्स में कोई भी लॉ या कोई भी चीज़, कोई भी फैक्ट दो तरीके से वेरीफाई किया जाता है, मतलब दो तरीके से उसका टेस्ट होता है। एक तो एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल में जैसे हमने देख लिया कि ये कंडक्टर है, इसमें हमने बैटरी लगाई तो V जो है इज प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू RI। ये हमने एक्सपेरिमेंटल देखा। इसको क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। फिर हमने देखा सीरीज में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर हमने ये भी देखा R इज इक्वल टू रो, ठीक है ना, आपका L अपॉन A। ये सब एक्सपेरिमेंटल देखा हमने। वायर को लंबा करते गए तो रेजिस्टेंस बढ़ता गया, वायर को मोटा करते गए तो रेजिस्टेंस छोटा होता गया। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटल देखा, ये तीनों चीज़ें। अभी ये एक्सपेरिमेंटल देखा तो इसको वेरीफाई करने के लिए थ्योरी प्रपोज करी गई। थ्योरी मतलब साइंटिस्ट ने थ्योरी दी कि ऐसा इसके अंदर होता होगा, इसलिए ये हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब वो थ्योरी इन रिजल्ट को एक्सप्लेन कर देती है तो वो थ्योरी मान ली जाती है। जैसे 11th में तुमने पढ़ रखा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गैसों का गतिज ऊर्जा सिद्धांत, जिसमें हम वो दाब का सूत्र निकालते हैं। तो उसी टाइप की यहाँ पर थ्योरी है। तो हमारा जो आर्टिकल होगा वो होगा ओम्स लॉ का प्रूफ, मतलब ओम्स लॉ हम सिद्ध कर रहे हैं। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हिंदी में कैसे रखते हैं? ओम्स लॉ की उत्पत्ति। हिंदी में क्या कहेंगे? ओम्स लॉ की उत्पत्ति। तो जब कोई थ्योरी, इसको वैसे अगर ज़्यादा आप जानकारी लेना चाहते हो तो इसको वैसे कहते हैं लॉरेंज, LORENTZ, लॉरेंज ड्रूड थ्योरी। ये दो साइंटिस्ट ने दी थी, लॉरेंज ड्रूड थ्योरी, ये है इसका एग्जैक्ट नाम। लेकिन आप तो ये बस इसको इतने से भी चल जाएगा, ओम्स लॉ की उत्पत्ति या ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। अब जब कोई थ्योरी होती है तो उसमें कुछ परिकल्पनाएं होती है, कुछ चीज़ें मानी जाती है कि ऐसा होता है। कोई भी थ्योरी होती है तो ऐसा माना जाता है, मूलभूत परिकल्पनाएं होती है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या है कि थ्योरी में कुछ चीज़ें मान ली गई कि ऐसा होता है। सबसे पहला मैं बोलते रहूँगा, तुम लिखते रहोगे। सबसे पहला कि कोई भी मेटल, कोई भी धातु जो होता है वो परमाणु से बना होता है। क्या बना होता है? परमाणु से। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पहली चीज़। दूसरा परिकल्पना क्या लिखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं तो उन पर आकर्षण बल, कूलाम आकर्षण बल कम लगता है, इसलिए वो बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकल जाते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा? धनात्मक आयन बन जाएगा। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक। तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके चालक के अंदर लगातार गति करते हैं। और कैसी गति करते हैं? रैंडम गति, हर दिशा में गति करते हैं। ठीक। और गति करते रहते हैं, इसलिए इस समय अगर हम लोग, जैसे ये लाइन मैंने खींच दी तो लगभग 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 10 इधर जा रहे हैं, इसलिए इस समय धारा का मान कितना होता है? 0 होता है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कि जब हम इसमें बैटरी लगा देंगे, जब किसी चालक के सिरों में बैटरी लगा दी जाती है तो ये पॉइंट कैसा हो गया? प्लस, और ये पॉइंट कैसा हो गया? माइनस। ऐसे लिखोगे चौथे पॉइंट में। तो जब हम बैटरी लगा देते हैं तो उससे इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन पे बल लगता है। याद करो, F इज इक्वल टू EQ। तो इस बल के कारण क्या होता है? F इज इक्वल टू EQ बल लगने के कारण क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। अब चलने लगने का मतलब ये नहीं कि सब एक ही दिशा में चलने लगेंगे। ये बिल्कुल इस तरीके से होता है जैसे रोड में आप साइकिल चला रहे हो और ट्रैफिक है, तो ऐसा नहीं कि धनाधन साइकिल सीधे ले जाते रहो, और भी गाड़ियां हैं, कहीं ब्रेक मारने पड़ते हैं, कहीं दिशा मोड़नी। तो ऐसे इसके अंदर परमाणु भी हैं, तो ये चलने लगते हैं।
विपरीत दिशा में टकराते रहेंगे, टेढ़े मेढ़े चलते रहेंगे। ठीक, अभी मैं समझाऊंगा। जैसे देखो ये पॉइंट समझ लो कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, ये और ये जा रहा था ना, तो एक वेग तो इधर को था इसका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने, जैसे इधर को लगा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो एक बल और लगेगा इसमें इधर को, तो ये ऐसे जाएगा। देखो ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये पहले यहाँ पहुँच रहा था, अब यहाँ पहुँच रहा है, ये टकराते हुए ही जाएगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे, तो उनसे क्या बनेगी, आपकी एक धारा बनेगी। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, दो लगातार टक्करों के बीच, जैसे यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, तो बीच का जो समय होता है उसको श्रांतिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रांतिकाल। वैसे भी देखो नाम कितना अच्छा है, शांति नहीं, श्रांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन का मतलब बिना टक्कर वाला टाइम। और जो ये दूरी तय करता है इसको क्या कहते हैं? मुक्त पथ। मुक्त पथ मतलब बिना टक्कर वाला पथ। तो इतने एजम्पशंस हैं इसके, 6 एजम्पशंस इसके हैं। पहले आप इसके एजम्पशंस लिख लोगे, फिर उसके बाद ओम्स लॉ को हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। अब ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए अब यहाँ पे प्रूव करेंगे, 2-3 चीज़ें आपको आनी चाहिए जो पीछे से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? विभवांतर बटे दूरी। ये एक फॉर्मूला ये आना चाहिए। एक बल इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आपको? ई क्यू। और एक त्वरण का फॉर्मूला आना चाहिए, न्यूटन का सेकंड लॉ, F/m। और एक ये समीकरण आनी चाहिए, फर्स्ट U + AT। इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब हम ओम्स लॉ को प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर। ये परिकल्पनाएं वो लिखोगे पहले, मैंने बता दिया। अब ओम्स लॉ को, तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे? एक चालक ले लेंगे। माना एक L लंबाई का चालक है, ये लिखना है तुमने ऐसे, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A है। इसके सिरों पर क्या लगा दी गई? एक बैटरी लगा दी गई। बैटरी का विभव कितना है? V वोल्ट है। ये लिखोगे ऐसे। ठीक, अब जब V वोल्ट लगा दिया तो पहली लाइन लिखोगे, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र, तो E = कितना होगा? V/L। ये पहली समीकरण होगी। ठीक हो गया, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र बनेगा। घर में भी समझो आप, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो जो तार होता है, जैसे पंखा का तार है हमारा, उसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र बन गया ये इतना, जितना हमारे घर में 220 वोल्ट आता है। अब वैद्युत क्षेत्र बन गया, उसके बाद फिर लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल। अब इलेक्ट्रॉन नहीं क्यों ले रहे हैं? आयन भी है यहाँ पर। आयन भारी होते हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, इसलिए उसको हम नहीं ले रहे हैं। तो चालन में किसका रोल होता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल F = कितना हो जाएगा? EQ। या हम कह देंगे E। तो इतना बल लग रहा है, तो त्वरण कितना हो जाएगा न्यूटन के सेकंड नियम से? इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला त्वरण, तो F/ कितना हो जाएगा? M। तो ये हो जाएगा आपका E/ कितना हो जाएगा? M। यहाँ तक ठीक है। अब हम बोलेंगे कि मान लीजिए इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? N इलेक्ट्रॉन्स है। और वैद्युत क्षेत्र लगाने से पहले भी तो वो गति कर रहे थे, हमने पहले ही बोल दिया, वो रैंडम गति करते हैं। तो उनका प्रारंभिक वेग कितना था? ये मैं बना दे रहा हूँ, लिखोगे प्रारंभिक वेग U1 U2 डैश 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 कितना था? UN। ये प्रारंभिक वेग है वैद्युत क्षेत्र रखने से पहले। त्वरण सबका कितना होगा? A ही होगा, क्योंकि त्वरण तो सबका एक ही होगा। मान लीजिए ये जो है τ1 टाइम के बाद टकरा गया, ये τ2 और ये τn के बाद। ठीक हो गया, इतनी देर तक मतलब ये त्वरण इसमें काम कर रहा है। तो इसको वेग कितना मिला टकराने से पहले? V1। मान लीजिए इसको कितना मिला? V2। और इसको कितना मिला? Vn। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र के बाद जो इनको वेग मिला, ये इनका जो माध्य होता है वो कहलाता है अनुगमन वेग। वो क्या कहलाता है भाई? अनुगमन वेग। ठीक, तो अनुगमन वेग कैसे निकालेंगे? यहाँ तक समझ में आ गया? ये लिखोगे, माना प्रारंभिक वेग यही है, त्वरण ये, तो फिर उसके बाद लिखोगे आप अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो अनुगमन वेग में आप लिखोगे Vd = V1 + V2 + V3 डैश डैश Vn/ कितना लिख दोगे? N। ये वैद्युत क्षेत्र लगने के बाद मिला है। ठीक, तो V1 की जगह क्या लिख सकते हैं? U1 + A τ1। V2 की जगह U2 + A τ2। Vn की जगह UN + A τn। अपॉन कितना आ जाएगा? N।
तो हम इसके दो भाग कर लेंगे। कैसे? U1 प्लस U2 डैश डैश UN एक संग लिख लेंगे, प्लस A कॉमन दिख रहा है, A टाउ 1 प्लस टाउ 2 डैश डैश टाउ n अपॉन कितना कर लेंगे n। ठीक है यहाँ तक। अब ये कौन सा वेग है? देखो वेग कैसी राशि होती है? सदिश। तो ये एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को, तो ये तो इन सब का जो योग आएगा वो कितना आएगा? 0। फिर किसी वस्तु पर आप कई दिशाओं में बल लगा दो, लगभग सभी दिशाओं में बराबर बराबर लगभग, तो उन सब का योग कितना आएगा? 0। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0। तो यहाँ लिख देंगे 0 प्लस क्या आ जाएगा? A, ये क्या है? टाउ 1 प्लस टाउ 2 डैश डैश टाउ n अपॉन n। तो ये श्रांति कालों का योग अपॉन कुल, ठीक है ना। तो ये माध्य आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका A टाउ, ये माध्य श्रांति काल है। तो VD इक्वल टू आ गया। अब A की वैल्यू रख देंगे, पीछे हमने निकाल रखी है, तो ये आ जाएगा आपका E बाई M टाउ। तो एक ये आ जाता है श्रांति काल का सूत्र, ठीक, ये आ जाता है। समझ में आ गया? अब हमें तो ओम्स लॉ प्रूव करना है, तो अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं उसका डेरिवेशन अभी बता दूंगा, और स्किप हो गया बीच में। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है धारा का, I इज इक्वल टू N, ठीक, NEAVD, इसको समझ लो। A क्या है? क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, N है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा चालक होगा। VD ये वेग हो गया, तो इसमें रख देंगे इसका मान। तो I इज इक्वल टू N ऐसी रहेगा, E ऐसी रहेगा, ये N अलग है, हाँ, ये एकांक आयतन में है। जैसे ये आएगा 100 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, ये अलग है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन माने थे हमने। VD का मान E बाई M टाउ रख देंगे, तो क्या बन जाएगा? देखो E दो बार है, तो NE स्क्वायर A टाउ अपॉन M E। E की जगह क्या रख देंगे? पीछे हमने निकाला था V अपॉन L, समीकरण 1 से। अब हमें क्या चाहिए? ओम्स लॉ। तो V अपॉन I निकालेंगे, V ये है, I ये है, तो I को नीचे ले जाएंगे, V यहीं रहेगा, तो V अपॉन I। इसको ml को ऊपर ले जाएंगे, ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ये आ गया, यहाँ पर आ गया। अब आप तुम कहोगे m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत रहता है, L लंबाई नियत रहती है अगर हम ताप वगैरह ना बदले, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एकांक आयतन में, ये उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये पूरा नियत रहेगा। तो यहाँ पे लिखोगे कि जो RHS है वो अगर हम भौतिक अवस्था ना बदलें तो नियत रहेगा, अतः V अपॉन I बराबर क्या हो जाएगा? नियतांक। तो इसको यहाँ ले जाएंगे, तो V बराबर नियतांक गुणा I, तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? I। तो ये हो जाएगा ओम्स लॉ का प्रूफ। ज़्यादा कठिन नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहीं पर एक दो फॉर्मूला और आ जाते हैं हमारे, कि ये देखो समीकरण 3 की तुलना R बराबर V अपॉन I से करने पर, ओम्स लॉ के करने से, तो R के लिए एक फॉर्मूला और आ गया, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। ये देखो R के लिए एक फॉर्मूला और आ गया, है ना। तो R के कितने फॉर्मूले हो गए? 3। एक है R इज इक्वल टू V अपॉन I, एक R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और एक ये आ गया। फिर इसकी तुलना हम किससे करते हैं? इससे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A से। तो देखो यहाँ पे इससे तुलना करेंगे तो रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? M अपॉन L और A को छोड़ देंगे, NE स्क्वायर टाउ, ठीक, ये आ गया रो के लिए, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, विशिष्ट प्रतिरोध। और इसका जो उल्टा होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, उसको चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता, 1 अपॉन रो। तो ये कितना आ जाएगा? NE स्क्वायर टाउ अपॉन कितना आ जाएगा? M। ये एक फॉर्मूला और आ गया। यहाँ पर ये देखो से नोट्स करो कि जो चालकता है वो किस पर होता है? N। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। N क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे लकड़ी में बिल्कुल नहीं होती, तो लकड़ी की चालकता 0 होती है। जो जिस धातु में जितना ज़्यादा होंगे उसकी चालकता उतनी ज़्यादा होगी। तो ये ओम्स लॉ का प्रूफ था। इसको कॉपी में अच्छे ढंग से इसको कर लेना, कल इससे हम आगे पढ़ेंगे कि प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।